तो हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सब जो क्लास 7 का पहला चैप्टर चल रहा था पादप में पोषण, उसको पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट को समझ चुके थे और पार्ट 2 में आज हम वहाँ से जहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो वीडियो को बिना लाग लपेट के आपको शुरू किया जाता है ना। वीडियो की इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया था कि आज के एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करी जाए तो यहाँ जो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक प्रश्नों को सिलेक्शन जो है कि एनसीईआरटी पर आधारित किया जाता है ना। तो हम एनसीईआरटी को गहन से जानकारी या गहन से अध्ययन कर चुके हैं, तो सवाल को अधिक से अधिक हल कर चुके हैं, है ना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वरना पीछे को थोड़ा सा फास्ट में रिवीजन करते हैं कि पिछला पॉइंट जो हमने पढ़ा था पादप में प्रकाश संश्लेषण एवं पादप में भोजन का संश्लेषण, है ना, खाद्य संश्लेषण। तो इसमें हम क्या करे थे कि हमने एक पौधा बनाया था। ये देखिए हरे पौधे हैं। यह पौधे में क्या है कि ये पौधे हैं, ये जितने भी जना रहे हैं फिगर, ये पौधे हैं, पौधे की पत्तियां हैं, ये तना है, जड़ है ना। तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न सारे अंगों को भी योगदान रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करी जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। तो प्रकाश के उपस्थिति में यदि पौधे, है ना, वातावरण में उपस्थित कहता है, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों के माध्यम से जल अवशोषित करके उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, पत्तियां में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी सहायता से क्या करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट अपना स्टार्च के रूप में अपना भोजन तैयार करता है पत्तियों में, और ये ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए या किसी भी जीव जंतुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर दो हमने वाहिकाएँ पढ़े थे कि भाई जब भोजन बनता है पत्तियों में तो विभिन्न अंग तक पहुंच कैसे जाते हैं। तो उसका पहुंचने की कुछ वाहिकाएँ होती है। वाहिकाएँ का मतलब नली होती है, जिसके सहारे से हम भोजन को नीचे से ऊपर या तना या पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये आधी बात रही कि सर तो फिर जल कैसे ऊपर पहुंच जाता है जबकि जल ज़मीन में रहती हैं। तो ध्यान रखना है कि इसमें दो वाहिकाएँ अंग पाया जाता है, जिसका नाम एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। फ्लोएम का मतलब फल हो गया, जाइलम का मतलब जल हो गया। ऐसे इंपॉर्टेंट रखिएगा, फ्लोएम का मतलब फल और जाइलम का मतलब जल। तो फल कहाँ से जाएगा जी? फल का मतलब भोजन। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है वो फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से या अंगक के माध्यम से अन्य सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? फ्लोएम। और जल को पहुंचाने एवं खनिज तत्वों को पहुंचाने का काम कौन करेगा? जड़, जिसका एक अंग पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। अब सुनिए, जाइलम हो गया। और खनिज को भी खींचने का कार्य करता है। खनिज मिल जाता है जल में, जल के सहारे से खनिज भी विभिन्न अंगों तक यानी पोषक तत्व के रूप में पौधे को मिल पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा चुका था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, हाइड्रोजन जड़ के माध्यम से और सनलाइट की सहायता और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, और अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अब ये एक बॉक्स दिया हुआ और बॉक्स को हम सब समझेंगे और उसमें लिखा हुआ है कोशिकाएं। क्या लिखा है मुन्ना? कोशिकाएं। तो कोशिकाएं को समझेंगे हम सब। तो यहाँ हो गया आपका कोशिकाएं। अब कोशिकाएं क्या कह रही है? कहता है कि आपने देखा है कि इमारतों ईंटों से बनी होती है। इमारत अर्थात बिल्डिंग जो हमारे घर बने होते हैं वो ईंट से बने होते हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसको किसका कहलाता है? कोशिका कहलाती है। इसका इसको एक और नाम से जाना जाता है कि शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक। तो यहाँ देखिए हमने बताया कि जिस प्रकार से हमारे ईंटों से इमारत बने होते हैं उसी प्रकार से हमारी शरीर भी एकदम सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है। अर्थात शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। जैसे शरीर के क्रियात्मक एवं रचनात्मक जो बिल्डिंग है, अर्थात शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहला
जो अगर कोई अंग है तो वो क्या है, कोशिका है ना। कोशिका से संरचनात्मक मतलब शरीर का बिल्डिंग, क्रियात्मक मतलब जितने भी कार्य किए जाते हैं अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग कार्य का संपादन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। एकदम उसको अब जब सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके देखेंगे तो कोशिकाओं को देखा जाएगा और उसके अंदर विभिन्न सारे कोशिका अंगक नजर आए, है ना। कुछ जीव मात्रा कुछ जीव मात्र एक कोशिकाओं से बने होते हैं और कोई कोशिकाएं एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसको ऐसे समझें, यहाँ कह रहा था कोशिका दो प्रकार के अगर शरीर है तो कोई एक कोशिका से बना होता है, कोई दो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोई शरीर एक कोशिका से बना होता है तो कोई शरीर दो कोशिका से, एक कोशिकीय जीव और द्विकोशिकीय जीव, यानी कोशिका के आधार पर जीव भी दो प्रकार के, जिसमें एक कोशिकीय जीव और दो कोशिकीय जीव कहलाता है। और कुछ बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं ना, ध्यान रखना। तो इसमें पता चला कि मान लिए कि ये कोशिका आपका है, ठीक, और इसमें ये जो भिन्न प्रकार के जेली टाइप के जो द्रव पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और जो बीच में रहता है ना इतना थोड़ा सा गोल केंद्रक पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे कहता है कोशिका की एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, ये देखिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जैसे मान लिए मेरा शरीर है, ये कोशिका है और कोशिका के बाहर में एकदम पतली सारी झिल्ली पाया जाता है ना, पतली एक है ना बाह्य संरचना, अर्थात बाहर, कोशिका के बाहर। तो यहाँ पता चला कि जैसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कोशिका के चारों ओर एक पतली है ना बाह्य संरचना पाया जाता है। ये देखिए बाह्य संरचना हम आपको दिखाते हैं, ये क्या है, एक बाह्य संरचना होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आगे देखते हैं ना, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। जैसे यहाँ एक सुस्पष्ट संरचना है जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहा जाता है। चित्र में देख लेते हैं, केंद्रक के चारों ओर जेली के समान, जेली का मतलब समझिए थोड़ा सा चिपचिपा टाइप के, है ना, जेली के समान कहता है केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर ये छोटे छोटे जेली के समान, समझ लीजिए इसको, जेली के समान जो संरचना है उसको ऐसे समझेंगे, जो जेली के समान द्रव्य जैसे बिखरे हुए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। पदार्थ से घिरे होते हैं जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। 3-4 पॉइंट हमने समझा, एक बार स्पष्ट, कोशिका किसको कहते हैं। जिस प्रकार से इमारतों को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीवों को शरीर निर्माण करने के लिए कोशिकाओं की क्या होती है, ज़रूरत होती है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। अर्थात शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को, सबसे सूक्ष्मतम इकाई का मतलब छोटे अंग को ही क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। कोशिका के विभिन्न सारे अंग हैं, जैसे साइटोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, विभिन्न प्रकार के, कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, विभिन्न सारे अंग होते हैं जो आगे नेक्स्ट की क्लास में आपको डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पता चला कि कोशिका क्या है, तो कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई की सबसे छोटी क्या है, अंग है। दूसरा पॉइंट है कि कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि कोशिका एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, है ना। कोशिका जीव एक कोशिका से बना हो या दो कोशिका से बना है या बहुकोशिकाएं, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद कहता कोशिका के जो एक चारों तरफ एक पतली सी संरचना पाया जाता है ना, पतली सी संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, अर्थात घेर के रहते हैं। फिर कहता है केंद्रक उपस्थित होता है, उस कोशिका के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, बीच यानी कहीं भी एक केंद्रक सुस्पष्ट चित्र में पाया जाता है, जिसको हम कोशिका के केंद्रक नाम देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि कोशिका के झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक जेली जैसी द्रव्य उपस्थित होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली समझ गए, केंद्रक समझ गए,
आपको सुस्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं मुन्ना। तो यहाँ बता रहा था कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म जो रंध्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो वायु में उपस्थित रहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कहता है यह रंध्र कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। यह रंध्र जो होता है कोशिका द्वारा घिरा होता है ना। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहा। तो कहता है कि यह रंध्र जो है कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को ही रंध्र कहा जाता है। इसको हम समझेंगे कि कोशिका द्वार कहाँ है और रंध्र कहाँ है। इसको आगे देखेंगे फिगर के माध्यम से। कहता है जल एवं खनिज वाहिकाओं के मतलब कुछ नलिकाएं पाई जाती है ना। कहता है जल एवं खनिज, कहता है कुछ वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँच जाते हैं, है ना। जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। जाइलम के माध्यम से जल एवं खनिज पहुंच जाते हैं, तो इसमें जाइलम वाहिकाएं हो गई। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, एकदम नली जैसे नली प्रवेश करती है। जैसे नस में जैसे किसी हम सलाइन करते हैं तो नस में कैसे पानी को चढ़ाया जाता है, नस में सुई भोग कर उसको हम सलाइन कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी होते हैं। तो कहता है नली के समान होते तथा जड़ तना शाखाओं तक एवं पत्तियों तक फैली हुई है। तो पूरा पत्ती तक, जड़ में, तना में, एकदम शाखाओं तक ये नलिकाएं फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है। यही सारी वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है लगातार सेक्शनल पॉइंट के माध्यम से। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अध्याय 7 है जिसमें पढ़ पाएंगे हम सब। आगे देखते हैं। आगे कहता है मुन्ना कि पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसे क्या विशेषताएं हैं कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मतलब जमा कर पाती है, परंतु पादप दूसरे भागों में नहीं कर पाती है ना। तो कहता है पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है। पत्ती में हरा वर्णक पीछे भी बताए थे, जिसमें क्लोरोफिल है ना, जिसको क्लोरोफिल होता है, जिसमें उपस्थित क्लोरोफिल होता है जिसके सहारे से सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल का कार्य पूछे तो आप क्या करिएगा? क्लोरोफिल का कार्य पूछे तो बोलेंगे क्लोरोफिल यानी सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है, जिसके सहारे से कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके खाद्य पदार्थ अर्थात खाद्यों का संग्रहण कर सकते हैं या संश्लेषण कर सकते हैं। ओके, तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अगर क्लोरोफिल का कार्य पूछे तो कह देंगे क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने का कार्य करता है, जिसकी सहायता से, है ना। कहता है कि इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, जिसका उपयोग क्या होता है कि खाद्य को निर्माण करने में पत्तियां सूर्य को प्रकाश को करते हैं, है ना, उपयोग करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है, जो सूर्य की प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन अंतिम उत्पाद के रूप में कार्य करता है। आगे देख लेते हैं मुन्ना। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के लिए प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात कर रही है क्योंकि खाद्य का संश्लेषण अर्थात खाद्य का निर्माण ही प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अर्थात प्रकाश के बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, अर्थात खाद्य निर्माण नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य होता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल हो गए, सूर्य के प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, तो यहाँ से क्या स्पष्ट मिलता है कि क्लास 10th में हमने देखा था एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मुन्ना। क्या पूछा जाता है कि क्लास कहाँ पूछा जाता है? 10th में, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन से कार्य आते हैं। तो सबसे पहला क्या बताएं हम आपको? सबसे पहला हो जाता है कि वातावरण से तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, है ना, 1 नंबर में हो जाएगा। वातावरण से CO2 हो जाएगा। फिर मिट्टी से क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। फिर सूर्य से क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लोरोफिल होनी चाहिए, है ना। इन सभी की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया
प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपस्थित खाद्य पदार्थ कौन हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थित होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण संभव है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना तत्व हो गए ये सारे। आगे बढ़ते हैं ना, कहता है कि इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाता है। समझ गए बात को? कहता है यह पृथ्वी पर अद्वितीय कार्य है, यानी पेड़ पौधे के सिवा स्वयं अपना भोजन कोई बना ही नहीं सकता है ना। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कर लिया जाता है ना, तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः अब यहाँ पॉइंट है इम्पोर्टेंट, तो इसको नोट करने हैं आपको, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का अंतिम चरम स्रोत है। क्या समझ में आया? कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? तो सूर्य है। दुनिया इधर से उधर पलट जाएगा, लेकिन सूर्य ऊर्जा के रूप में हमें योगदान देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। ओके, आगे हो गया। आगे देख लेते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, यानी खाद्य उपलब्ध नहीं होंगे। कहता है सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रोच रूप से पादप द्वारा ही निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसको आप समझ गए कि या तो जीव या तो डायरेक्ट पादप को ही अपने आहार के रूप में ले लेते हैं, या तो पादप को ग्रहण करने वाले जीवों को ही अन्य जीव पोषण के रूप में भोजन प्राप्त कर लेता है, जिसको हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जान सकते हैं। अगर परोक्ष रूप से बात करें तो बकरी को हम खा जाते हैं, बकरी जब पादप को खा जाता है और बकरी को हम खा जाते हैं, तो बकरी को खाना अर्थात पादप को खाया, तो ये बकरी के लिए पादप तो परोक्ष हो गया, लेकिन यहाँ बकरी को जो हम खाएं तो प्रत्यक्ष रूप हो गया, और हम खाएं तो यह परोक्ष रूप हो गया। अर्थात यहाँ समझना है कि यदि हम पादप को डायरेक्ट आहार में ले रहे हैं तो यह हो गया प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो गए भोजन के लिए, और यदि हम बकरी को खा रहे हैं तो परोक्ष रूप से हम उस पर निर्भर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। अर्थात पत्तियों में भोजन बनता है तो अंतिम रूप से ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, अर्थात सभी जीवों के लिए आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना क्या है? असंभव। फिर आगे बढ़ते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। जल से कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना, संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिया, और जल कहाँ से आ गया? जड़ के माध्यम से सूर्य का प्रकाश मिला क्लोरोफिल की सहायता से, यहाँ कार्बोहाइड्रेट जल से संश्लेषण और ऑक्सीजन अंतिम उत्पाद हो गया उसका। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। निर्मुक्त मतलब ऑक्सीजन को मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड अर्थात स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, जो पत्तियों के भोजन कहलाता है। ध्यान रखना। अब हम समझेंगे रंध्र को डिटेल से। पत्तियों पर रंध्र किस प्रकार से रहता है? तो मुन्ना ध्यान रखना है कि पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहा जाता है। रंध्र कहा जाता है, या तो रंध्र द्वार भी कहा जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए, हम डिटेल में आगे देखते हैं। इसको हम छोटे से अंग को क्या किया? बाहर किया। जब बाहर किए मुन्ना, तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आया।
स्ट्रक्चर नज़र आया तो ये देखिए आपका क्या है, जो बीच वाला भाग है जो किडनी के से दो, देखिए किडनी के समान दो संरचनाएं हैं, है ना, किडनी के समान दो संरचनाएं हैं। किडनी के समान जो दो रचनाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोशिका द्वार कहते हैं। और कोशिका द्वार में जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र द्वार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि कोशिका द्वार में ये छोटे छोटे हरे क्या होते हैं, हरे हरे रंग की वर्णक पाए जाते हैं, हरे हरे रंग की वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है हरित लवक। क्या कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है। अब इसको समझिए कि ये रंध्र का काम क्या है, रंध्र का काम क्या है। तो ये मुन्ना क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट तो रंध्र का कार्य अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन यानी गैसों का आदान प्रदान, गैसों का ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, यानी गैसों का आदान प्रदान जो करने का कार्य करता है ये रंध्र द्वारा ही होता है। दूसरा कार्य अगर देखा जाए तो कहता है कि पत्तियों में अगर ज़्यादा पानी यानी पानी हो जाने पर या जल की अधिक मात्रा हो जाने पर उसको बाष्पीकरण के रूप में जो हानि पहुंचाता है या अर्थात बाहर निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं, रंध्र के द्वारा ही होता है। H2O को बाहर निकालने का कार्य भी करता है। यह समझ में आया आपको कि पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं किसके बीच में, दो कोशिका द्वार के बीच में पाए जाते हैं। उसका कार्य क्या है कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना क्या कार्य है, तो कहता है जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ अधिक पानी हो जाने पर पौधे में उसको हानि का कार्य भी करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहता है बुझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहती है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स के माध्यम से आपको हम कुछ चीज़ों को समझाने का कार्य करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कहता पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भाग जैसे तने हो गए, हरे तने हो गए, हरी शाखाएं हो गए, भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकता है। अर्थात पत्तियों में कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, मैंने पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों में भी प्रकाश संश्लेषण संभव है। जैसे आप समझिए, जैसे मान लिए कि राजस्थान के रेगिस्तान में चलते हैं या मरुस्थलीय स्थान पर चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे मरुस्थलीय मतलब विस्तार रूप से बड़े क्षेत्रफल पर अगर मरुस्थल है तो उनमें जो पादप उगते हैं मुन्ना, वो पादप जो होते हैं मांसादार होते हैं, मांसल होते हैं। मांसल का मतलब मोटी मोटी मांस के समान, है ना, मोटा मोटा पत्तियाँ पाई जाती हैं, तने पाए जाते हैं, है ना। तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ सल्क हो जाती है, अर्थात कांटेनुमा की रूप हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। गया ध्यान से। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके जो आकार होते हैं पूरा मोटा होता है, और मोटा होने के कारण उनकी जो पत्तियां होते हैं वो कैसे आकार धारण कर लेते हैं, वो कांटेनुमा सल्क की आधार, सूल की आधार की, है ना, सूल अर्थात कांटे की आकार की हो जाती है। किस लिए, क्योंकि पादप में पानी का हनन ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे बचने के लिए वो अपना पत्तियों के रूप ही कांटेदार बना लेते हैं। ये सवाल आपको BPSC यहाँ से सवाल भी पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि मरुस्थलीय पादप जो होते हैं उनकी पत्तियाँ, है ना, मैंने कांटेदार या सल्क रूप में या सूली रूप में क्यों होता है, तो कारण क्या है कि अधिक पानियों को हनन को कम करने के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पत्ती होता है वो अधिक रूप में पानी को हानि ना कर सके और पत्ती अच्छी रूप से अपने भोजन एवं स्वस्थ रह सके, इसके लिए वो क्या करती है कि अपनी पत्तियों को सल्क एवं सूली रूप अर्थात कांटेनुमा बना लेती है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
आई बात समझ में। स्टार्च भी एक प्रकार के क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्रियाएं समझाए हैं, उसको समझ, इस फिगर को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा मुन्ना कि एक ही प्रकार के पादप को 2 गमले में लीजिए, एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कि आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्तियां आयोडीन की परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। अब आगे बढ़ते हैं। कहता हरी पत्तियां के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल संभव है। इसको नोट हो गया कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण, माने पत्ती हरा हो या लाल हो या भूरे हो या पीले हो, किसी भी रंग की हो, लेकिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है ना। क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल होता है तो किसी भी रंग का पत्ती हो प्रकाश संश्लेषण संभव कर सकता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। प्रच्छादन मतलब झाँक लेते हैं, ढक लेते हैं उसको, है ना, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। नोट कर लिए आपने। गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय हरे अवपंकी अर्थात काई जैसे पादप देखे हों। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, कुछ जीव के वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इसको। आपने क्या होगा, गीली दीवार पर अर्थात जहाँ पर पानी निरंतर क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। आपने देखा होगा कि छत से जब ऊपर हम ऊपर से नीचे पानी गिराने का कार्य करते हैं तो अगर हम पाइप नहीं लगाए हुए हैं तो पानी दीवार पर ही गिरती है। और निरंतर जब बरसात के समय में दीवार पर से पानी गिरते रहते हैं तो वहाँ पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कुछ जीव हैं वो, है ना, जीव पनपते हैं। तालाब हो या ठहरे हुए पानी का जलाशय हो, उसमें हरे रंग के जालीदार नुमा अपपंकी अर्थात काई बन जाते हैं, जैसे पादप ही हैं वो देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होती है जिन्हें हम शैवाल के नाम से जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपके विभिन्न विभिन्न रंगों की पत्तियों को दर्शाने का काम किया है। इसमें भी क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक पाया जाता है, परंतु पत्तियां इन्हें झक लेती हैं। प्रकाश संश्लेषण यहाँ भी संभव है। आगे देखते हैं। कह रहा मुन्ना कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल की भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पत्तियां का हरा रंग मुख्य रूप से होने के कारण हरित लवक अर्थात हरे रंग की वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग क्या होता है, हरे होते हैं, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। अब यहाँ कहता है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण कैसे होता है, एकदम बारीक से समझना है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, क्या है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च। स्टार्च का मतलब क्या होता है, मंड। मंड का मतलब समझिए खाद्य पौधे का भोजन है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में किया जाता है। अन्य खाद्यों के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है, नाइट्रोजन है। बात समझ में आया, नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है, तो नाइट्रोजनी पदार्थ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे 20 अमीनो एसिड मिलाने के बाद एक प्रोटीन का निर्माण होता है।
तो अमोनियम एसिड बना किससे होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन होता है। इन सभी को मिलने के बाद ही अमोनियम एसिड बनता है और 20 अमीनो एसिड प्लस मिलते हैं तब एक प्रोटीन बनता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। इसको रंग दें, प्रोटीन क्या होते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। प्रोटीन क्या है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से? अब कहता है पादप में नाइट्रोजन कहाँ से आता है? भाई रोचक सवाल है कि पादप में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो देखिए, वायु की अगर बात करी जाए तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यदि हम वायु में करें बात तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सारे गैस का मिश्रण है वायु। तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब तो जानते हैं कि वायु में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। परंतु वायु में पाया जा रहा है तो इसको ऑब्जर्व कौन कर रहे हैं? तो परंतु यहाँ पर कहता है पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन क्या बताएं मुन्ना कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में परंतु जाती है। पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता है। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक के रूप में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन करके मृदा में छोड़ देता है। मुन्ना एकदम पॉइंट भी आई है। यहीं से सवाल फंसते हैं, इसको समझना है। आई बात समझ में कि मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तन कर देना है ना, परिवर्तन करके मृदा में निर्मुक्त कर देता है। अब मृदा में जैसे ही मिल जाता है तो उसमें जल उपस्थित रहता है। तो जल क्या करेगा कि जल में ये खनिज नाइट्रोजन मिश्रित हो जाता है और जड़ों के माध्यम से, जैलों के माध्यम से, ऑस्मोसिस क्रिया, प्रसरण की क्रिया से वो पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं ना। तो ये विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है। इसी प्रकार अन्य संगठनों के साथ है ना पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। निजी या तो खाद्य पदार्थ उर्वरक के माध्यम से किसान जब खेत में डालते हैं तो नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा उसमें मिलाई जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठन जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन को भी और वसा को भी संश्लेषित करते हैं। पादप में पोषण की अन्य विधियाँ। अब यहाँ समझना बड़ी बात यह है कि हमने कुछ समय पहले जब पादप को पोषण की उपस्थिति अगर देखे थे तो कहता था कि पादप एकमात्र ऐसे जीव है जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि यदि पादप में क्लोरोफिल नहीं हो तब वो भोजन के संश्लेषण कैसे कर पाते या नहीं कर पाते हैं, तब फिर उसका कैसे पोषण हो पाता है ना। जैसे ध्यान रखना है कि पोषण की अन्य विधियों में कहता है कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रह सकते हैं तथा वे पोषण के किस प्रकार करते हैं, मैंने पोषण किस प्रकार की प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं जिसे हम वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अर्थात विषम पोषी पोषण भी होता है। अर्थात पादप में स्वपोषी पोषण तो होता ही होता है, विषम पोषी पोषण भी होता है। जैसे एक हम देखते थे कि अमरबेल हो गया। अमरबेल आप शायद देखे होंगे, गांव में जब रहे होंगे तो आप उसको चित्र के माध्यम से देखेंगे कि पेड़ पर क्या होता है कि हरे हरे जैसी एकदम रस्सी टाइप के पूरे पौधे को छेक लेता है और छेकने के बाद क्या करता है उसमें ना तो जड़ होते हैं ना तो क्लोरोफिल होते हैं। हरा दिखाई देता है बट क्लोरोफिल नहीं होता। तब भोजन किससे प्राप्त करता है तो वो पेड़ों से ही अपना भोजन, दूसरे पौधे से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है ना, जिसे हम विषम पोषी प्रणाली में रखा जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसे 1.5 के ध्यान से देखिए चित्र में है ना,
क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी एक रस्सी नुमा पीले रंग की संरचनाएं दिखाई देती है। ये अमरबेल है। बांदा भी होता है, बांदा, है ना। जैसे आम के पेड़ में देखोगे कि कैसे, तो आम के पेड़ में भी एक आगो पेड़ उसमें उपस्थित हो जाता है। आपको हम दिखाएंगे। आपको अमरबेल का पादप हो गया। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित रूप से लिपटे रहते हैं, अर्थात जिस पे लिपटे हुए होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। वह पादप क्या होता है? परपोषी। पर का मतलब दूसरा। ना डिस्टर्ब के लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। अगर वीडियो बनाने से पहले मैं फ्लाइट मोड में ही कर दूंगा मोबाइल को, है ना, ध्यान रखना है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे क्या बताए थे कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, तो वो अपना भोजन किस रूप में संश्लेषित कर पाते हैं। तो ऐसे पादप के बारे में हमने देखा कि ऐसे पादप क्या होते हैं कि एक बड़े वृक्ष पर या छोटे वृक्ष पर ये रस्सी नुमा क्या होते हैं, पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पे वो लिपटा होता है ना। तो जिस पर आरोही होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पादप कहते हैं। अर्थात यहाँ अमरबेल हो गया पीले पीले टाइप का। अब ये हरे रंग के क्या होंगे? मेन मूल पादप हो गया। ये मूल पादप के माध्यम से ही अपना जीवन संभव है। तो ये परपोषी हो गया, अर्थात दूसरे को पोषण दे रहा है, पाल रहा है, इसलिए ये पादप परपोषी हो गया। और अमरबेल क्या होंगे? दूसरे पर जीवित है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। वैसे जीव जो अन्य जीवों को पालन कर रहा है या अपना भोजन दे रहा है और उस पर जीवित रह रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? परजीवी। और जो उसको जीवित रख रहा है उसको हम परपोषी कहेंगे। अमरबेल जैसे हो गया, अमरबेल जैसे, है ना। पादप परपोषी के अमूल्य पोषक से वंचित है ना। परपोषी के अमूल्य पोषक से क्या है? वंचित है। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अब अन्य जंतु, अब यहाँ कह रहा है कि क्या हम अब अन्य भी एक प्रकार के, अन्य जीव भी एक प्रकार के परजीवी है, अर्थात हम भी एक प्रकार के परजीवी हैं, है ना। आपको इस पर विचार करना चाहिए अपने अध्यापक से, या इस विषय पर चर्चा कीजिए। ध्यान रखना, पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त समूह यानी रक्त चूसने वाला मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जूं हो गया, जोक हो गया, जैसे जीव भी परजीवी हैं। देख लेते हैं। विचार करना चाहिए, इस पे आपको विचार करना चाहिए और सर्च कीजिए। सर्च करके आप अपना उत्तर वहाँ पर लिखिए, तब एक सुंदर सा नोट्स बनेगा, है, जिसके सहारे से हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। आगे देखते हैं ना। कहता क्या आपने ऐसा पादप को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं? एकदम इम्पोर्टेंट है। ऐसे जंतु को भी देखे हैं जो जंतुओं को भक्षण करते हैं, पादप को भी देखे हैं जो जंतुओं को भक्षण करते हैं, अर्थात जंतुओं को खाते हैं। कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या आप विस्मयकारी नहीं हैं? ऐसे पौधे हरे अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं, या तो हरे हो सकते हैं या किसी रंग के भी। चित्र जैसे 1.6 में देखेंगे। पादप को देखिए, इसकी घड़े अर्थात घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्तियां का रूपांतरण भाग है। कहता है कि एक ऐसे पादप भी जो है पत्तियां जिनकी आकार एक घड़े नुमा बन जाती है। और घड़े नुमा बन जाने के कारण क्या है? वो उस घट में रोम रोम रंध्र जैसे, रोम 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 जैसे कांटेनुमा संरचना बनाती है। और वो पत्तियों को इस प्रकार बना लेती है जैसे घड़े के समान हो, ऊपर ढक्कन के समान भी बना लेती है ना। घड़े के शीर्ष भाग पर ढक्कन भी बना पाते हैं और घड़े के अंदर रोम बना लेते हैं, है ना, जो नीचे की ओर ढलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीड़ घड़े में प्रवेश करती है तो यह रोम, ध्यान रख, तो यह रोम के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस, अब उस पर पाचक रस छोड़ देते हैं और उसके बाद उसका पाचन हो जाता है ना। कीटों का भक्षण करने वाला ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, जिसे हम पिंचर प्लांट भी कहते हैं या कीटभक्षी पादप भी कहते हैं, है ना।
क्या कहते हैं, पिंचर प्लांट या कीट भक्षी पादप भी कहा जाता है ना, जो कीटों को भक्षण करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया तथा सनड्यूस कीट भक्षी पादप, दो अन्य उदाहरण भी हैं, एकदम इम्पोर्टेंट, इसको आप इम्पोर्टेंट समझेंगे, इन दोनों को समझ रहे हैं बात को। इसको वीनस फ्लाई हो गया, सनड्यू कीट भक्षी पादप, दो उदाहरण। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए, ध्यान। अब यहाँ देखिए सुंदर सा सवाल होता है कि बुझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा रंग के होता है तो प्रकाश संश्लेषण करता ही होगा और अपना भोजन बनाता ही होगा, तो फिर कीटों को क्यों खाता है? तो मुन्ना इसका जवाब है कि पौधे को अन्य सारे पोषक तत्व की भी जरूरत होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए कीटों को खाता है, वो है मुन्ना N2 माने नाइट्रोजन। ओके, यहाँ से बीपीएससी का प्रश्न बन सकता है। हो गया। ये देखिए पेड़ है और पेड़ अपने पत्तियों को कैसी बना लिया है, घड़े की आकार की। इस पर एक ढक्कन है, इसमें अंदर में रोम पाया जाता है, जिसमें कीट गिरते हैं तो उसको फंसा लेती है और पाचक रस उस पर छोड़ देता है, जिससे वो कीट पच जाता है, जिससे उसको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। घट में रूपांतरित पत्ती हो गया, घटपर्णी, जिसको पिंचर पादप भी कहा जाता है, पिंचर प्लांट भी कहा जाता है। घड़े एवं घड़े जैसी संरचना है ना, ध्यान रखना। इसका उदाहरण कौन कौन था आपको पता है ना, एक सनड्यू कीट भक्षी, दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप, एकदम VVI, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के बाद हम अगला नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे लगे तो ज़रूर कीजिए, भरपूर कीजिए।